हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट की क्लासेस लगातार चल रही हैं उसमें हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम सोशल साइंस के जो एक सेशन में एक जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है उसके पूरे क्वेश्चंस को हम लगवाते हैं। जिसमें आज हम क्या करेंगे, आज हम 1 फरवरी 2023 को जो पेपर हुआ था एसएसटी का, उसके हम क्वेश्चंस को देखेंगे किस प्रकार से प्रश्न आएगा। सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए देखते हैं इसमें सोशल साइंस सेक्शन में पहला प्रश्न क्या है। इसमें पहला प्रश्न है कि गुप्त काल के प्रथम कुलीक शब्द का अर्थ क्या है। गुप्त काल के प्रथम कुलीक शब्द का अर्थ बताइए। मुख्य न्यायिक अधिकारी, इसे तो महादंड नायक कहा जाता था। मुख्य बैंकर, मुख्य व्यापारी या फिर मुख्य शिल्पकार। तो बताइए क्या हो जाएगा। प्रथम कुलीक का अर्थ क्या हो जाएगा। मुख्य शिल्पकार किसे कहा जाता था ना। प्रथम कुलीक को मतलब प्रथम कुलीक का अर्थ क्या हो जाएगा, मुख्य शिल्पकार को ही प्रथम कुलीक कहा जाता था। तो प्रश्न 1 का उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 2 देखते हैं कि वो भुर्ज छाल कहाँ पाई गई जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं लिखी गई हैं। तो एनसीईआरटी हिस्ट्री में हूबहू पढ़ाया गया है कि भुर्ज नामक पेड़ से जो ऋग्वेद की प्रार्थनाएं लिखी गई थी भुर्ज नामक छाल पे, वे कहाँ पाई जाती हैं, तो वे कश्मीर में पाई जाती हैं। तो प्रश्न 2 का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। निम्न में से कौन सी तमिल कृति हमें आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है। बताइए कौन सी कृति है तमिल की जो हमें आम लोगों के जीवन के बारे में हमें जिससे पता चलता है। वलयापति है, मणि मेकलई है, पेरिया पूर्णम है या फिर शिल्पादिकरम है। बताइए इसमें आंसर क्या हो जाएगा। यह प्रश्न क्या है, एक बार रिपीटेड भी है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न बहुत बार रिपीटेड किया गया है क्योंकि इसमें आप उत्तर क्या लगाएंगे, या तो शिल्पादिकरम लगा देंगे या फिर मणि मेकले लगा देंगे। वलयापति और पेरिया पूर्णम नहीं लगाएंगे। लेकिन ये थोड़ा आउट क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। तो अगर यह प्रश्न बनेगा कि कौन सी तमिल कृति है जिसमें आम पुरुष और महिलाओं के बारे में वर्णन मिलता है, तो वह पेरिया पूर्णम हो जाएगा। वह कौन सी हो जाएगी, पेरिया पूर्णम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पेरिया पूर्णम में आम लोगों के, आम पुरुष और महिलाओं के बारे में, उनके जीवन के बारे में वर्णन मिलता है। प्रश्न 3 का उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेल नहीं खा रहा है। खजुराहो चंदेल शासकों द्वारा निर्मित था खजुराहो मंदिर, बिल्कुल। एहोल चालुक्यों के द्वारा, बिल्कुल। कांचीपुरम पल्लव की संबंधित है, बिल्कुल। महाबलीपुरम चोलों से संबंधित है। बताइए महाबलीपुरम चोलों से संबंधित है, नहीं, गलत हो जाएगा ना। डी ही इसमें गलत है। खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाए हैं। एहोल प्रशस्ति चालुक्यों की है। कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी थी, लेकिन महाबलीपुरम मंदिर जो है वह चोलों द्वारा नहीं बनवाया गया है। ध्यान रखिएगा, महाबलीपुरम मंदिर चोलों द्वारा नहीं बनवाया गया है, ये गलत हो जाएगा। बाकी तीनों सही हैं। तो नहीं मेल खा रहा है कौन सा, डी हो जाएगा ना। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 5 देख लेते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तवारीख को सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उर्दू में लिखा जाता था। बताइए तवारीख को सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उर्दू में लिखा जाता था। तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे, बिल्कुल सेकंड तो बात सही है। वे प्रायः अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में लिखते थे, बिल्कुल ये बात भी सही है। सेकंड और थर्ड सही है। पहला गलत क्यों है, क्योंकि उर्दू में नहीं लिखा जाता था। किस भाषा में लिखा जाता था, फारसी में लिखा जाता था। ध्यान रखिएगा, किस भाषा में लिखा जाता था, फारसी में। तवारीख फारसी भाषा में लिखा जाता था। तो तवारीख में पहला कथन गलत है। बी सही है कि लेखक इसके नगरों में रहते थे और ढेर सारे पुरस्कार पाने के लिए सुल्तानों के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखते थे। तो बोथ सेकेंड एंड थर्ड आर ट्रू। आगे देखते हैं प्रश्न 6 क्या कहता है। प्रश्न 6 है कि निम्न में से कौन सी रचना सूर द्वारा संकलित नहीं है। तो सूर सागर है, बिल्कुल सूर सागर है। सूरसार वली है, बिल्कुल ये है। साहित्य लहरी भी है, साहित्य रत्ना नहीं है। ध्यान रखिएगा कौन सी नहीं है, साहित्य रत्ना नहीं है, क्योंकि सूरदास के बारे में एनसीईआरटी स्ट्रीम दिया गया है। सूर सागर उनकी रचना है, ऐसा रचना भी उसको दी गई है। सूरसार वली भी है, साहित्य लहरी भी है, साहित्य रत्ना नहीं है। तो नहीं पूछा था, तो ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा ना इसमें आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 7 देख लेते हैं हम। असर्शन और रीजन का है। चलिए देख लेते हैं असर्शन और रीजन का। कथन है कि 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। बिल्कुल ये बात सत्य है कि 18वीं शताब्दी के दौरान औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया था। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ कई प्रांतों के सूबेदार और बड़े जमींदारों ने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में अपनी शक्ति और प्रबल कर ली। बिल्कुल ये बात भी सही है और कारण भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न 8 क्या कहता है
किस क्षेत्र में भूस्वामियों को वेल्लार कहा जाता था? बताइए, हूबहू प्रश्न पढ़ाया गया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट करके पढ़ाया गया है कि तमिल क्षेत्र में भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? वेल्लार कहा जाता था ना। तमिल क्षेत्र में भूस्वामियों को वेल्लार कहा जाता था। प्रश्न 9 देखते हैं। प्रश्न 9 कथन ए और बी के बारे में दिया गया है। चलिए देख लेते हैं कि कथन ए है, राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना जरूरी है। बिल्कुल ए बात तो सही कही गई है। बी देख लेते हैं कथन कि सुधारकों का विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हों। बिल्कुल बी बात भी सही है। तो बोथ ए एंड आर बी आर ट्रू। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा ना। ए और बी दोनों कथन सही है। आगे देखते हैं। प्रश्न 10 है कि पूर्व मद्रास में स्थापित वेद समाज प्रेरित था। बताइए, ये भी बहुत ज़्यादा रिपीटेड प्रश्न है, मोस्ट रिपीटेड प्रश्न ये भी है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है कि जो पूर्व मद्रास में वेद समाज था वह किससे प्रेरित था? बताइए, इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? प्रार्थना समाज से, जो आत्मारंग पांडुरंग द्वारा शुरू किया गया था, आर्य समाज से, ब्रह्म समाज से, या फिर युवा बंगाल आंदोलन से? बताइए, युवा बंगाल आंदोलन से नहीं। पूर्व मद्रास में जो वेद समाज था वह किससे प्रेरित था? वह ब्रह्म समाज से प्रेरित था। वह किससे प्रेरित था? वह ब्रह्म समाज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 11 देख लेते हैं। असर्शन और रीजन वाले प्रश्न आ गए हैं, देखते हैं। ईबी रामास्वामी नायकर और पेरियार मनु संहिता, भगवत गीता और रामायण जैसे ग्रंथों के आलोचक थे। बिल्कुल असर्शन तो सही है, ये जो कथन है वह सही है। रीजन देख लेते हैं। पेरियार ने देखा कि ये ग्रंथ निम्न जातियों के ऊपर, उच्च जातियों और महिलाओं के ऊपर पुरुषों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। बिल्कुल रीजन भी इसका इन्होंने यही दिया था। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। प्रश्न 12 अब चलिए देखते हैं। प्रश्न 12 क्या कहता है? किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की थी बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होंगे? बताइए, हूबहू एनसीईआरटी हिस्ट्री का प्रश्न है ना कि किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होंगे? बताइए, कैनिंग ने, डलहौजी ने, हार्डिंग ने या फिर एल्गिन ने? तो वह कौन था? वह कैनिंग था ना। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा कि कैनिंग ने ही यह घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होंगे। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 13 क्या है? निम्नलिखित में से किस भाषा में केसरी अखबार छपता था? बताइए, किसका ये अखबार है? पहली बात तो यही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह बाल गंगाधर तिलक का अखबार है। केसरी अखबार कौन सा है? बाल गंगाधर तिलक का है। और यह किस भाषा में छपता था? यह मराठी भाषा में छपता था। ध्यान रखिएगा, यह मराठी भाषा में छपता था। इनका एक और अखबार था मराठा नाम से। इनके दो अखबार बहुत ज़्यादा फेमस हैं। एक केसरी जो मराठी भाषा में था, और मराठा एक अखबार था। इसकी भाषा क्या थी? इसकी भाषा इंग्लिश थी। ध्यान रखिएगा, इसकी भाषा क्या थी? इसकी भाषा इंग्लिश थी। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। प्रश्न 14 है कि निम्न में से किस एक्ट से भारतीय संविधान द्वारा काफ़ी संख्या में प्रावधान लिए गए हैं? मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, लगभग हर बार आ जाता है, बहुत आसान प्रश्न है। 1935 एक्ट से अधिक क्या लिए गए हैं? जो विभिन्न संविधान से प्रावधान लिए गए हैं वह 1935 एक्ट से ही लिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 15 देखते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मंगल में 2 चंद्रमा है, बिल्कुल ये बात तो सही है। जुपिटर में 53 है, नहीं, जुपिटर में 53 नहीं। जुपिटर में कितने हैं? 27 हैं, तो जुपिटर गलत हो जाएगा। यूरेनस में 52 है, ये भी गलत है। नेपच्यून में 13 है, ये भी गलत है। तो इसमें प्रश्न गलत दे दिया गया है कि कौन सा सही सुमेलित है, इसमें ये प्रश्न होना चाहिए था। तो सही सुमेलित में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर सही सुमेलित प्रश्न आएगा तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन गलत सुमेलित में दिया गया है तो बी, सी और डी ये तीनों सही हो जाएंगे। तो आगे देखते हैं। प्रश्न 16 क्या कह रहा है कि असर्शन और रीजन का कथन है कि उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को बहुत ठंड होती है। बिल्कुल ये बात तो सही है। रीजन है कि सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती हैं और कम उष्मा देती हैं। बताइए, ये बात भी सही है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन सही से नहीं दे रहा है। इसमें ये बात तो सही बताई जा रही है कि उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तर ध्रुव वृत्त के क्षेत्र को बहुत ठंडा होता है और सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती हैं और कम उष्मा देती हैं। ये बात भी सही है, लेकिन यही मेन रीजन इसका नहीं है। इसका मेन रीजन यही नहीं है। जो वहाँ संबंधित जो बर्फ़ होती हैं, बर्फीली हवाएं होती हैं, वह भी उसके कारण हो सकती हैं। तो ऑप्शन बी इसमें हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे देखते हैं। प्रश्न 17 क्या है? सूर्य पूर्व में उदय होता है क्योंकि? बताइए, बहुत आसान प्रश्न है। सूर्य पूर्व में उदय होता है क्योंकि
पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है ना, तो सूर्य पूर्व से उदय होता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। प्रश्न 18 देख लेते हैं कि भारत में केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के खुलने का समय पूर्वाह्न 9 बजे भारतीय मानक समय है। चंडीगढ़ के पास 76 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर पर और कलकत्ता के पास 88 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर कमसा पर स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों के खुलने का समय क्या होगा, बताइए। इसको ज्ञात करना है, तो इसको आप लगा लीजिएगा। इसमें आंसर कितना आएगा, 8:37 AM और 9:23 AM आएगा। कैसे आएगा उसको मैं बता दे रहा हूँ। आप 82.5 डिग्री से 76 डिग्री 45 मिनट घटाएंगे और 88 15 घटाएंगे, दोनों में अंतर कितना आएगा, 5 डिग्री 45 मिनट का आएगा दोनों में अंतर। और एक चूँकि 82 डिग्री से कम है इसलिए वह पश्चिम में पड़ेगा ना, और पश्चिम में पड़ेगा तो समय उसमें घट जाएगा। एक पूर्व में पड़ेगा उसमें समय ऐड हो जाएगा। और 1 सेकंड मतलब 60 सेकंड का क्या हो जाता है, आप देखेंगे 24 आवर में पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है, तो 1 आवर में कितना घूमेगी, 1 आवर में 15 डिग्री घूमेगी। 1 आवर में जब 15 डिग्री घूमेगी तो 1 डिग्री कितने में घूमती है, 4 मिनट में घूमेगी। 1 डिग्री 4 मिनट में घूमेगी, 60 सेकंड मतलब 1 डिग्री बराबर 60 सेकंड होता है। 60 सेकंड जो होता है वह भी 4 मिनट में ही हो जाएगा। और 45 सेकंड का मतलब क्या हो जाएगा, फिर 3 मिनट आ जाएगा। 45 सेकंड का 3 मिनट आ जाएगा। और 5 डिग्री कितना हो जाएगा, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लग रही है तो 5 डिग्री में 20 मिनट, तो टोटल 23 मिनट का अंतर दोनों में होगा। 23 मिनट का अंतर होगा। एक पश्चिम में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 8:37 आएगा। एक पूरब में है तो 23 मिनट ऐड हो जाएगा, 9:23 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न 19 क्या है। दक्कन पठार अपने पश्चिमी भाग पर कौन सी भौतिक विशेषताओं से जुड़ा है, बताइए। दक्कन पठार जो है वो अपने पश्चिमी भाग पर कौन सी भौतिक विशेषताओं से जुड़ा है, सतपुड़ा श्रेणी से, विंध्य श्रेणी से, सह्याद्री से या फिर नीलगिरी से। तो दक्कन पठार अपने पश्चिमी भाग से सह्याद्री नामक भौतिक विशेषता से जुड़ा है ना, किससे, सह्याद्री से जुड़ा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न 20 क्या कहता है। प्रश्न 20 में हमें मिलान करना है। प्रश्न 20 में देख लेते हैं, मिलान करना है कि संगमरमर क्या है, बताइए। संगमरमर, बलुआ पत्थर, कोयला और ग्रेनाइट, बताइए। बलुआ पत्थर क्या है, बलुआ पत्थर क्या है, कायांतरित सेल है ना, बी का 4th हो जाएगा। बी का 4th इसमें है, नहीं है, इसमें है, नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो मिलान तो बहुत आसान होता है। ए का 1st हो जाएगा संगमरमर औषधि सेल, बी का क्या हो जाएगा 4, सी का 3rd हो जाएगा कोयला जीवाश्म ईंधन है, सी से भी आप कर सकते थे, 3rd केवल एक में है। और डी क्या हो जाएगा, अग्नेय सेल हो जाएगा। इस प्रकार करेंगे आप, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। 21 में देख लेते हैं। 21 में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। स्थल रूप दिया गया है और एजेंट्स दिए गए हैं, और कौन से कथन सही दिए गए हैं देख लेते हैं। तटबंध पवन से होते हैं कि जल से होते हैं, ए तो गलत है। स्टैक समुद्री तरंग से होती है, बिल्कुल ये बात तो सही है। छत्रक सेल जो होते हैं नदी से होते हैं, बिल्कुल ये बात भी सही है। हिमौड़ ग्लेशियर से होते हैं, बताइए। हिमौड़ जो होते हैं वह ग्लेशियर से होते हैं, सॉरी छत्रक सेल नदी से नहीं होती। छत्रक सेल किससे होते हैं, बालू से होते हैं। छत्रक सेल किससे होते हैं, बालू से होते हैं। तो सी गलत है। डी क्या है, हिमौड़ ग्लेशियर से, तो हिमौड़ ग्लेशियर से होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें बताइए। प्रश्न 21 में क्या आंसर हो जाएगा, ओनली बी एंड डी आर ट्रू। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हो जाएगा, ओनली बी एंड डी आर ट्रू। प्रश्न 22 है कि लद्दाख की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क है, निम्न में से कौन सा कारक इसके लिए उत्तरदायी है, बताइए। लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, वायु दाब एवं पौने और डिस्टेंस फ्रॉम सी, बताइए। देख लेते हैं, इसमें मल्टीपल आंसर तो नहीं होंगे, नहीं एक ही आंसर है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऊंचाई। लद्दाख की जलवायु बहुत शीतल और शुष्क है, उसका कारण क्या है, ऊंचाई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 23 असस्तन और रीजन का है, चलिए देख लेते हैं। कथन है कि कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी हुई होती है, बिल्कुल ये बात सही है। ठंडे क्षेत्रों में वायु भारी हो जाती है, ये भी बात सही है। तो बोथ आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। प्रश्न 24 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जन संपर्क माध्यम का उदाहरण नहीं है, समाचार पत्र, रेडियो, सेलुलर फ़ोन या फिर टेलीविज़न, बताइए। जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण नहीं है, इसमें कौन सा हो जाएगा, सेलुलर फ़ोन से आप केवल एक समय में एक ही से तो कर सकते हैं ना, जनसंपर्क थोड़ी ना कर सकते हैं कि कई लोगों से कर सकते हैं। तो सी गलत हो जाएगा, यही नहीं है। आगे देखते हैं प्रश्न 25 क्या कहता है। प्रश्न 25 है कि भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति कहाँ पाई जाती है, बताइए। इसको भी ज्योग्राफी में पढ़ाया गया है कि भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पतियाँ कहाँ पाई जाती हैं। यूरोप, अफ्रीका और एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेश में नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में नहीं, दक्षिण अफ्रीका में नहीं, दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती हैं। भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पतियाँ दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 26 है कि निम्न संसाधनों पर विचार कीजिए। मीका अर्थात अभ्रक वन,
प्राकृतिक गैस, मृदा, जल। उपयुक्त में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नवीनीकरण संसाधन के उदाहरण है? बताइए इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? कौन से संसाधन जो है वह नवीनीकरण के हैं? तो अभ्रक है, नहीं है। बताइए अभ्रक है, नहीं है। वन है, बिल्कुल वन है। प्राकृतिक गैस नहीं है, मृदा है, जल है। तो वन है, मृदा है, जल है। सेकंड है, बी है। फोर्थ है, डी है और ई है, बी डी ई। तो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, बी डी ई आर ट्रू। आगे देखते हैं प्रश्न 27 क्या कहता है। मृदा के गठन में कौन सा कारण मुख्य भूमिका निभाते हैं? बताइए मृदा के गठन में कौन से जो कारक हैं वह मुख्य भूमिका निभाते हैं? पेरेंट रॉक, मूल चट्टान, बिल्कुल पेरेंट चट्टान से ही तो मृदा बनती है ना। किस प्रकार की चट्टान होगी वही निर्धारित करता है कि आपकी मृदा क्या होगी। बी है कि स्थलाकृति, स्थलाकृति होती है, बताइए इंपॉर्टेंट, नहीं, स्थलाकृति से कोई नहीं मतलब है, चाहे जैसी भी हो, अपक्षय होगा तो मृदा अपने आप बन जाएगी। जलवायु संबंधी कारक, जलवायु संबंधी कारक, बिल्कुल ये बात तो सही है। टाइम, टाइम से कोई मतलब नहीं, मृदा बनने में टाइम का कोई मतलब नहीं है। तो ओनली ए एंड सी इज ट्रू। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ओनली ए एंड सी आर ट्रू। प्रश्न 28 अब देख लेते हैं। कर्ज का जाल ग्रामीण इलाकों में मुख्यतः डैश के बीच एक शोषणकारी संबंध को दर्शाता है। बताइए कर्ज का जो जाल है वह ग्रामीण इलाकों में किन के बीच में होता है? तो बताइए साहूकार और छोटे किसान के बीच में, छोटे किसान और खेतीहर मजदूर के बीच में, भूमिहीन खेतीहर संबंधी मजदूर और ग्रामीण सहकारिता में, ग्रामीण सहकारिता और सहकार में। तो सहकारिता वाले तो हटा दीजिए। साहूकार और छोटे किसान में होता है कि छोटे किसान और खेतीहर मजदूर में होता है? बताइए शोषणकारी जो संबंध होता है छोटे किसान और खेतीहर जो मजदूर होते हैं उनके बीच में यह होता है कर्ज का जाल। 28वें में आंसर बी हो जाएगा ना, इसमें आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न 29 देखते हैं, अभिकथन और रीजन वाले प्रश्न हैं। अभिकथन है कि लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम महत्वपूर्ण है। बताइए ये बात सही है ना, लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम जो मीडिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्र रूप से होनी चाहिए, सही है। कारण है कि संचार माध्यम मीडिया जो है से प्राप्त सूचना विश्वसनीय होनी चाहिए, ना कि पक्षपातपूर्ण। बिल्कुल रीजन भी इसका सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, आज के सेशन का हम लास्ट प्रश्न देख लेते हैं कि भारत में सरकार काम करती है। बताइए भारत में सरकार कितने स्तरों पे काम करती है? तो वार्ड स्तर पे काम करती है? नहीं। वार्ड स्तर पे भारत में सरकार काम करती है? नहीं। राज्य स्तर पे करती है? बिल्कुल। राष्ट्रीय स्तर पे करती है? क्षेत्रीय स्तर पे काम करती है? नहीं। कहाँ करती है? राज्य स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे। तो प्रश्न 30 में उत्तर क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी एंड सी आर ट्रू। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी PDF वहीं मिलेंगी। चलिए फिर धन्यवाद।